मेरे साथियों, मैं विकास शिक्षा औषधन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की इस मेगा सीरीज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आप सभी लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। मेरे मित्रों, हम 4 क्लास पढ़ चुके थे और 4 क्लास के तहत हम 100 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके थे और आज के जो हमारी क्लास है वह 5वीं क्लास है और इस 5वीं क्लास में 25 और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, रात 8 बजे का जो समय होता है यह समय हमारा इकोनॉमी का होता है और हम इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो मेरे नए साथी हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा ओशन का जो प्लेटफॉर्म है, यह प्लेटफॉर्म आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंपटीशन की तैयारी होती है उन सब की तैयारी करवाता है। इसलिए आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन बहुत जल्द आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास को लॉन्च करने वाला है। तो मेरे साथियों, आप ज़रूर शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्लास शुरू होने वाली है। और वैसे ही हम आप लोगों को बता ही देंगे कि क्लास कब से शुरू हो रही है भारतीय इतिहास के, आधुनिक भारत के इतिहास की। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज, जिसकी लिंक आप सबको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी, उस फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक प्राप्त होगी। उस इंस्टाग्राम चैनल के लिंक पर जाकर आप सभी लोग शिक्षा ओशन के इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरे मित्रों, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाके आप सभी लोग शिक्षा ओशन के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको इस वीडियो यानी इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त होगा। इसके अलावा मेरे साथियों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के ब्लॉग, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी, तो आप सभी लोग उस हमारे ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको इस क्लास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज़ की पीडीएफ प्राप्त होगी। इसके अलावा हमने मेरे साथियों इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज़ को पढ़ लिया है, पूरा कर लिया है और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को इसी ब्लॉग से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हमने भारतीय संविधान की भी मेगा सीरीज़ को पूरा पढ़ लिया है, तो आप सभी लोग उसकी पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन साथियों ने संविधान को नहीं पढ़ा है एज ए एमसीक्यूज़ के माध्यम से, एज ए प्रैक्टिस के तौर पर, तो आप सभी लोग हमारे शिक्षा ओशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर, यूट्यूब के चैनल पर जाकर आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा आप इंडियन ज्योग्राफी के भी सारे वीडियो को देख सकते हो। तो मेरे साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की जो क्लास रहने वाली है मेरे साथियों, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है और मैं आशा करूंगा कि साथियों आप सभी को आज की क्लास समझ में आए और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं पूरी क्लास अच्छे से समझा पाऊँ और आप सभी लोग समझने का अच्छे से प्रयास कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्लास को पूरा लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी क्लास को बैक करके चले जाते हो तो साथियों आपको क्लास समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप तसल्ली से सब्र के साथ पूरी क्लास को लीजिएगा। तो चलिए मेरे साथियों, आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस पूरी मेगा सीरीज का यह क्वेश्चन है 101वां क्वेश्चन। तो मेरे मित्रों, हम देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों, आपको समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। प्रश्न हमसे कह रहा है फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है, एक फाउंडेशन जिसका नाम है फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी फोर्ड जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन ने नीचे दिए गए कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत इस फाउंडेशन के तहत की गई या फिर इस फाउंडेशन ने इस योजना को पैसा दिया। ऑप्शन में हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा है गहन कृषि विकास कार्यक्रम, तीसरा है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, चौथा है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देने का प्रयास कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस
प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यानी आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, यह मैटर नहीं करता है। आपका काम है सिर्फ प्रयास करना। गलती करनी है तो इस प्लेटफॉर्म पे करो, आपको एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पर गलती करने का कोई हक नहीं है। अगर आपको गलतियां जितनी भी करनी है तो यहाँ पर करो, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। इतने में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फोर्ड फाउंडेशन क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना किसने करी। तो मेरे साथियों, आपने फोर्ड कंपनी का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी है, अमेरिका की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, जिसकी स्थापना की थी हेनरी फोर्ड ने। किसने करी थी साथियों? हेनरी फोर्ड ने। और उन्हीं हेनरी फोर्ड ने फोर्ड फाउंडेशन की भी स्थापना की, ठीक है। और यह जो फाउंडेशन है इसकी स्थापना हुई 15 जनवरी 1936 को, ठीक है। 15 जनवरी 1936 को फोर्ड फाउंडेशन की स्थापना हेनरी फोर्ड ने की और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है मेरे साथियों। अब इसी फोर्ड फाउंडेशन ने कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की? तो मेरे साथियों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इस फाउंडेशन ने नहीं की। नहीं इसने उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम की शुरुआत की, नहीं इसने गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की, जबकि मेरे साथियों इस फाउंडेशन के द्वारा गहन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 101 का सही उत्तर हो जाएगा गहन कृषि विकास कार्यक्रम। और मैं ये भी बता देता हूँ साथियों कि इस फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी। तो याद रखिएगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 1961 को हुई थी, 1961 को हुई थी। मैं बड़ा ही आराम से आप लोगों के सामने यह लेक्चर बना रहा हूँ, आपके सामने यह क्लास ले रहा हूँ, आप आसानी से समझें और आसानी से नोट्स बनाएं, यही मेरा उद्देश्य है। तो साथियों 1961 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 101 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। चले साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल्य वर्धित कर, ठीक है। आप लोगों ने इस वेट का नाम तो सुना होगा। वेट एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है, मूल्य वर्धित कर। अब वेट क्या है हमसे ये पूछा गया है, तो आप सभी लोग सक्षम हैं इस प्रश्न का उत्तर देने में भी, ठीक है। तो प्रश्न तो आप लोगों को समझ में आ गया कि वेट क्या है। ज़रा ऑप्शंस हम देख लेते हैं, ठीक है, और उन ऑप्शंस के माध्यम से आप ज़रा बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है एक कर जो राज्य करों को अधिभार है, यानी एक ऐसा कर है जो राज्यों के अधीन आता है, कारोबार कर इत्यादि की जगह लेता है। यानी यह एक ऐसा कर है जो राज्यों के अधीन आता है, कारोबार के जगह पर रखा जाता है, ऐसा कर है ये वेट। बी उपभोक्ताओं पर लगाया गया सरल, पारदर्शी और आसान कर, यानी उपभोक्ता जो होते हैं उनके ऊपर लगाया गया एक प्रकार का कर है। तीसरा है उच्च आय वाले समूह पर कर बोझ को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई पहल, यानी जो आपके अधिक मात्रा में जो पैसा कमाते हैं, यानी जो अमीर लोग होते हैं, उन अमीर लोगों के ऊपर बोझ को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने या किसी भी सरकार ने इसको कर के रूप में लगा दिया है। डी वाला पूंजीगत वस्तुओं के उत्पाद पर लगाए जाने वाला एक कर, यानी जो पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं उनके जो उत्पादन होता है उस उत्पादन पर लगाए जाने वाला कर। अब ये वेट होता क्या है मेरे साथियों? आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जो वेट होता है ये पूर्ण रूप से राज्य के अधीन होता है और राज्य सरकारें इस वेट का उपयोग करती हैं, ठीक है। और राज्य सरकार का प्रत्यक्ष तरीके से वर्णन आपके ऑप्शन ए में बताया गया है, जहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यह एक प्रकार का कर है और राज्य के अधिभार के अंतर्गत आता है, जो कारोबार कर इत्यादि की जगह लेता है। तो प्रश्न क्रमांक 102 का सही उत्तर वेट क्या है? तो मेरे साथियों ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि नहीं होगा? तो मेरे मित्रों याद रखिएगा कि प्रश्न क्रमांक 102 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, ठीक है मेरे मित्रों। चले जी, आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप सबके सामने आएंगे। तो जो साथी अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं, तो मेरे मित्रों आप सभी लोग उन साथियों को वीडियो को शेयर करके, क्लास को शेयर करके उनको ऑनलाइन बुला लो, ताकि वह यह क्लास मिस न कर सके। वह इस उद्देश्य मतलब कि उनके मन में ये सोच के वह क्लास नहीं ले रहे होंगे कि हमें क्लास समझ में नहीं आएगी। लेकिन मेरे साथियों आज की क्लास बहुत अच्छी है, आप सभी लोगों को क्लास समझ में आएगी। जो चले गए हैं, जो ऑनलाइन नहीं आए हैं, आप सब लोग उनको बुलाइए ताकि वह ऑनलाइन आकर क्लास को लें
और वह क्लास को समझ पाएंगे, ये मैं पूरा उद्देश्य के साथ, पूरा विश्वास के साथ आप सबके सामने कह रहा हूँ। तो आप जल्द से जल्द उन सभी को बुला लीजिए। तो साथियों, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दीजिए। अब तीसरा प्रश्न मेरे साथियों आप सबके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? यानी हमारे सामने 4 प्रकार के कानून हैं। अब इन कानून में से कौन सा एक जो कानून है जिसे हम व्यापारिक कानून के नाम से जानते हैं? तो अनुबंध कानून, टोटर्स कानून, मजदूरी कानून, संपत्ति कानून। मेरे साथियों, आप मुझे एक बात बताइएगा, जब व्यापार होता है, ठीक है, तो क्या इस व्यापार में समझौता होता है और समझौते के तहत बॉन्ड किए जाते नहीं किए जाते, अनुबंध किए जाते नहीं किए जाते हैं? यानी अगर मैं आपको दूसरी भाषा में समझाऊं कि जहां पर अनुबंध किया जाता है यानी बॉन्ड किया जाता है, समझौता किया जाता है, वह क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र होता है। यानी व्यापार में ही समझौता होता है और आपके व्यापार में ही अनुबंध किए जाते हैं। तो व्यापार का कानून कौन कहलाएगा? अनुबंध कानून कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक है, क्योंकि समझौता कहाँ होता है? समझौता वहाँ होता है जहाँ पर आर्थिक फायदा हो, आर्थिक लाभ हो, और व्यापार का दूसरा नाम ही आर्थिक लाभ होता है। ठीक है, तो टोटस कानून, मजदूरी कानून, संपत्ति कानून, यह तीनों कानून आपके धन से संबंधित तो हैं, किंतु आपके यह व्यापारिक कानून नहीं है। किंतु अनुबंध कानून जो है, यह अनुबंध कानून आपका क्या है? एक प्रकार का व्यापारिक कानून कहलाता है। ठीक है ना मेरे साथियों, याद रखिएगा कि व्यापारिक कानून किसे कहते हैं? तो अनुबंध कानून को कहा जाता है। अब चलते हैं मेरे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 104। प्रश्न क्रमांक 104 पर अगर हम चलें तो प्रश्न क्रमांक 104 हमसे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिएगा। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न की शुरुआत से पहले जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों देर किस बात की है? सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो आप तक वह नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि मेरे साथियों, अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास भी शुरू करने वाले हैं और आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें प्राचीन भारत का जो इतिहास रहेगा वह हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे, जबकि आधुनिक भारत के इतिहास जो है उसे हम पूरा डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, पूरा विस्तृत चर्चा के रूप में सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत शिक्षा ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप सभी लोग स्टूडेंट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। आपको स्टूडेंट बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि अधिकांश मात्रा में बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में बैठ सके। साथियों, जब मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में 50+ स्टूडेंट होंगे तब पढ़ने में बहुत अच्छा मज़ा आएगा। तो मेरे मित्रों, सहयोग कीजिए कि अधिकांश मात्रा में बच्चे आएँ और मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास और अर्थशास्त्र की क्लास का वह लाभ ले सके। तो चलिए मेरे साथियों, तो ज़रा हम प्रश्न क्रमांक 104 की तरफ ध्यान देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 104 का पहला कथन कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को सभी राज्य सरकारों के राजस्व विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा, न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। यानी जो न्यूनतम जो मजदूरी है, यानी जो मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी देनी है, इसका निर्णय केंद्र सरकार करती है। और पहला वाला जो कथन कह रहा है कि इस कानून के तहत सभी राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे साथियों, अगर हम इस कानून की या इस अधिनियम की बात करें, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की, तो साथियों यह अधिनियम हमसे ये कहता है कि कुछ राज्यों के जो राज्य विभाग हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यह कानून हमसे कहता है कि कुछ राज्यों के जो राजस्व विभाग है, उन राजस्व विभागों के द्वारा इस योजना यानी इस कानून का कार्यान्वयन किया जाएगा। जबकि कथन हमसे पहला क्या कह रहा है कि सभी राज्य, जबकि कानून में क्या कहा है? कुछ राज्य। तो पहला कथन गलत हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है,
और दूसरा जो कथन है वो ये कह रहा है कि जो न्यूनतम मजदूरी है वो केंद्र सरकार आपके तय करती है। मेरे साथियों, न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार तय नहीं करेगी। तो दूसरा कथन भी गलत हो गया। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया, भैया कौन सा सत्य है? तो न तो केवल एक सत्य है, न केवल दो सत्य हैं, नहीं दोनों सत्य हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी वाला, यानी कोई भी सत्य नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 104 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है मेरे मित्रों, तो चले जी अब आगे बढ़ें। अब प्रश्न क्रमांक आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 105 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 105 पर चलने से पहले जिन साथियों ने अभी तक भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 105 बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आप सभी लोग प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 105 हमसे कह रहा है कि विशेष आर्थिक जोन, ठीक है, यानी सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हम सेज के बारे में पहले ही वर्णन कर चुके हैं। तो विशेष आर्थिक जोन के बैंक निम्नलिखित किस श्रेणी में आते हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो बैंक होते हैं वह बैंक किस कैटेगरी में आते हैं? ऑप्शन है, क्या वे बैंक अंतर्राष्ट्रीय बैंक होते हैं, क्या वे बैंक घरेलू बैंक होते हैं, क्या वे अपघटती बैंक होते हैं, क्या वे राष्ट्रीय बैंक होते हैं? मेरे साथियों, अगर इस प्रश्न पर हम चलें तो इस प्रश्न में आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है। आप लोगों ने घरेलू बैंक का नाम सुना होगा, आप लोगों ने राष्ट्रीय बैंक का नाम सुना होगा, आप लोगों ने अपतटीय बैंक का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ज़रा आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपतटीय बैंक का मतलब ये होता है कि ऐसे बैंक जो गैर नागरिकों के खाते भी खोलते हैं, यानी ऐसे बैंक जो भारतीयों के अलावा दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों के अकाउंट्स भी खोलते हैं, ऐसे बैंक को अपघटीय बैंक कहा जाता है, ठीक है। और मेरे साथियों याद रखिएगा कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बैंक आते हैं वे बैंक आपके अपघटीय बैंक होते हैं, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये इंटरनेशनल लेवल, यानी आपके ओनली भारत के जितने भी उद्योग होते हैं उन उद्योगों के अलावा आपके विदेशों के उद्योगों को भी आमंत्रित करता है। तो उनसे संबंधित जो लोग भारत आते हैं तो उनके खाते खोलने की जिम्मेदारी इस बैंक की होती है, यानी अपतटीय बैंक की होती है। तो प्रश्न क्रमांक 105 का सही उत्तर हो जाएगा साथियों सी वाला, ठीक है। और साथियों आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 105 से अपतटीय बैंक के बारे में भी जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है। चले जी अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 106। अब प्रश्न क्रमांक 106 आप सबकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप लोग मतलब कि इसका उत्तर देने का प्रयास आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न हमसे कह रहा है कि भैया केंद्रीय सरकारी बैंक जो हैं, ठीक है, केंद्रीय सरकारी बैंक जो हैं, इन बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? केंद्रीय सरकारी बैंकों की स्थापना किन स्तर पर होती है, ठीक है, यानी आरआरबी के जो बैंक होते हैं, ठीक है, ऐसे जो बैंक होते हैं इन बैंकों की स्थापना किन स्तर पर की जाती है? केंद्रीय जो बैंक होते हैं, सेंट्रल जो सरकारी जो बैंक होते हैं, सहकारी बैंक सॉरी, ठीक है, इन बैंकों की स्थापना। तो ऑप्शन है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर। मेरे साथियों याद रखिएगा ऐसे जो बैंक होते हैं ऐसे बैंक की स्थापना ब्लॉक स्तर पर नहीं होती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं होती है, राज्य स्तर पर भी नहीं होती, इनकी होती है जिला स्तर पर, याद रखिएगा। और जिला स्तर पर जो बैंक होते हैं इनको कहते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है मेरे साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 106 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी जिला स्तर। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 107। प्रश्न क्रमांक 107 की हम चर्चा करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 107 हमसे ये कह रहा है कि समय समय पर निम्नलिखित निकायों में से कौन सा भारत में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल प्रकाशित करता है, यानी ठीक है
समय समय पर कुछ दिनों के पश्चात, कुछ महीनों के पश्चात भारत में वह कौन सी संस्था है, ठीक है, जो एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, विदेशी मुद्रा का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसका फॉरेन एक्सचेंज का मैनुअल कौन प्रकाशित करता है। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, यह करेंसी से संबंधित मामला है और भारत में करेंसी से संबंधित मामले कौन संभालता है, ठीक है, क्या भारत सरकार संभालती है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर भारत सरकार लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या वित्त मंत्रालय करता है, अगर आपको वित्त मंत्रालय लग रहा है तो डी वाला ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बता दो। क्या आपको लगता है कि आरबीआई कर सकता है, तो आरबीआई कर सकता है तो ऑप्शन आप बी वाला कमेंट में बता दीजिए। या फिर आपको लगता है कि विदेशी व्यापार उन्नति योजना, एक योजना है जिसका नाम है विदेशी व्यापार उन्नति योजना, यह योजना आपके प्रकाशित करती है, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पर आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो बताना पड़ेगा कि कौन सी संस्था एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल को प्रकाशित करती है। तो मेरे साथियों अगर आप लोगों ने उत्तर दिया है और आप लोगों ने उत्तर दिया है वित्त मंत्रालय का, तो मेरे साथियों बड़े ही दुख के साथ मैं सूचित करूंगा कि यार वित्त मंत्रालय गलत हो गया। भारत सरकार, मुझे पता है कि आप लोगों ने भारत सरकार का भी चुनाव किया है, लेकिन भारत सरकार भी गलत हो गया। विदेशी व्यापार उन्नति योजना तो बिल्कुल गलत है। आरबीआई बिल्कुल सही का साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आपका समय समय पर मैनुअल प्रकाशित करती है फॉरेन एक्सचेंज का, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 107 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला आरबीआई। ठीक मेरे मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न क्रमांक 108, अगर भारत में, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न में ही हमारा उत्तर है। अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार, ठीक है, बाहरी मतलब कि बाहरी वाणिज्यिक उधार का मतलब क्या है, देश के बाहर वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है, ठीक है, तो देश में बाहरी ऋण पर क्या असर पड़ेगा। तो देश में बाहरी जो ऋण है, ठीक है, उस पर क्या असर पड़ेगा अगर आपका उधार विदेशों में बढ़ता है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका ऋण जो है वह ऋण भी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। मेरे साथियों बढ़ेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 108 का सही उत्तर हो जाएगा बढ़ेगा। घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, जबकि सही उत्तर है आपका ए वाला यानी बढ़ेगा। ठीक है मेरे मित्रों, चलो जी, प्रश्न क्रमांक 109 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 109 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है, यानी वह कौन सा निकाय यानी वह कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय सहकारी विपणन जो संस्थाएं होती हैं, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, राष्ट्रीय सहकारी विपणन संस्थाएं, इनको क्रेडिट सीमा देता है। ऑप्शन है रिजर्व बैंक, ऑप्शन है आपका कृषि मंत्रालय, ऑप्शन है नाबार्ड, ऑप्शन है वित्त विभाग। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जो विपणन संस्थाएं हैं उनको, विपणन संस्थाओं को क्रेडिट स्कोर देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या उसकी वित्त विभाग की होती है, या नाबार्ड की होती है, कि कृषि मंत्रालय की होती है, या रिजर्व बैंक की होती है? तो मेरे साथियों अधिकांश बच्चे रिजर्व बैंक की तरफ जाएंगे, किंतु रिजर्व बैंक गलत है। इसका सही उत्तर होगा नाबार्ड। जी हाँ मेरे साथियों, नाबार्ड इसका सही उत्तर होगा। और थोड़ा ज़रा अपने एक्टिवनेस को दिखाते हुए मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं ना, उनमें से एक एक का उत्तर आना चाहिए, चाहे गलत आओ, चाहे तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ की ईयर बता दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, किंतु ज़रा मुझे बताओ कि नाबार्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। मुझे सबसे उत्तर चाहिए, जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सब से मुझे यह प्रश्न का उत्तर चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना इस वर्ष को हुई थी। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए जी तुरंत उत्तर देने का सिलसिला शुरू कर दीजिए कमेंट में। तो 109 का तो सही उत्तर हो गया साथियों नाबार्ड। ठीक है, अब ज़रा प्रश्न क्रमांक 110 पर चलते हैं कि 110 जो प्रश्न है वो हमसे क्या पूछना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 110 कहता है कोर मुद्रा स्फीति और सामान्य मुद्रा स्फीति।
ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि सामान्य मुद्रास्फीति तो आपको पता ही है, मनी इन्फ्लेशन यानी बाजार में पैसे का अधिक हो जाना। ठीक है, कोर मुद्रास्फीति क्या होती है? कोर मुद्रास्फीति का मतलब होता है जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं और ऊर्जा के जो पदार्थ होते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं और जो ऊर्जा के पदार्थ होते हैं, इनमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, इसे कहते हैं कोर मुद्रास्फीति। ठीक है, अब प्रश्न क्या है कि ये दोनों जो यानी कोर मुद्रास्फीति सामान्य मुद्रास्फीति से किस कारण से अलग है, यानी सामान्य मुद्रास्फीति से कोर मुद्रास्फीति कितनी अलग है, हमसे ये पूछा है। तो ए वाला ऑप्शन है कोर मुद्रास्फीति कुछ आवश्यक वस्तुओं में आपूर्ति शोक के कारण होता है। बी वाला ऑप्शन है कोर मुद्रास्फीति अनाज की कुछ वस्तुओं में अचानक हुई वृद्धि है। सी है कोर मुद्रास्फीति वस्तुओं की एक विशेष बास्केट की मुद्रास्फीति दर है। और डी है कोर मुद्रास्फीति एक कल्पना है। तो मेरे साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर मुद्रास्फीति जो है ये खाद्य पदार्थों और ऊर्जा पदार्थों में उतार चढ़ाव को बताती है। ठीक है, तो अब देखो बी वाला ऑप्शन हमें अनाज की बात करता है और अनाज भी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, किंतु कोर मुद्रास्फीति सभी खाद्य पदार्थों में आती है, जबकि अनाज की कुछ वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है। यानी ये बी वाला कथन बिल्कुल सही तो मतलब कि सही तो है किंतु पूरा सही नहीं है, इसलिए बी वाला तो होगा नहीं। रही सी वाला, तो सी वाला में देखो वस्तुओं की एक विशेष बास्केट यानी सभी वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है, तो सी वाला इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो याद रखिएगा 110 का सही उत्तर होगा सी वाला। चले मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 111 बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके फेवर वाला प्रश्न है, आप सभी लोग अपने इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत में तेल कीमतों का निर्धारण कौन करता है, यहाँ पर कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो भारत में जो क्रूड ऑयल है वह क्रूड ऑयल वेरिएट करता है, तभी तो जाके आपका पेट्रोल डीजल ये सभी वेरिएट करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भैया भारत में तेल कीमतों का निर्धारण कौन करता है कि कितने रुपए का तेल मिलेगा। ऑप्शन है भारत सरकार, ऑप्शन है पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन है राज्य सरकारें और ऑप्शन है तेल कंपनियां। तो मेरे साथियों, अधिकांश बच्चे इस प्रश्न के उत्तर के लिए भारत सरकार की तरफ देखेंगे और उनका मानना ये होगा कि भारत सरकार इन तेल कंपनियों मतलब कि तेल की कीमतों का निर्धारण करता है, किंतु भारत सरकार ऐसा नहीं करता है। भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगाता है, उसके ऊपर कर लगाता है। सरकार के पास सिर्फ टैक्स लगाने की, कर लगाने की शक्ति है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब जब भारत सरकार कर नहीं सकता है तो पेट्रोलियम मंत्रालय कहाँ से आएगा, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय तो खुद भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय भी नहीं होगा। और राज्य सरकार भी आपके सिर्फ पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा सकती है, कीमतें तय नहीं कर सकती हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो साथियों, तेल कंपनियां जो होती हैं, यह तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं कि तेल की कीमत कितनी होगी। तो प्रश्न क्रमांक 111 का सही जो उत्तर है वह हो जाएगा डी वाला, तेल कंपनियां। ठीक है मेरे साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न क्रमांक 112। अब प्रश्न क्रमांक 112 की तरफ चलने से पहले, क्योंकि ये प्रश्न हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म को जानने से पहले ज़रा आप सभी लोग जिन्होंने यह वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं लगती वीडियो को लाइक करने में। वीडियो को लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी होती है आपकी तरफ से, अच्छा नहीं लगता। ज़रा वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, क्राउड लेके आओ। बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, ऐसे कौन पढ़ता है इतने कम बच्चों में, अच्छा मज़ा नहीं आता। ज़्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ने में और आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है। अभी तो हुआ ही का, अभी तो प्राचीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, करंट अफेयर्स, कितनी सारी चीज़ें पढ़नी, और ऐसे सूखा सूखा पढ़ेंगे क्या। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे लेके आओ, बच्चे ज़्यादा होंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। तो वीडियो को ऐसा शेयर करो, जम के शेयर करो, ठीक है ना, बहुत अच्छे शेयर करो, ताकि मेरे को बार बार बोलना नहीं पड़े ये कि बच्चे लेके आओ, बच्चे लेके आओ, जम के शेयर करो। तो प्रश्न क्रमांक 112 हमसे कह रहा है कि MEP का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए मॉडिफाइड एक्सपोर्ट प्रोविजंस, बी वाला है मैक्सिमम एक्सपोर्ट परमिशन, सी वाला मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस, या डी वाला है मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से न पूछकर मैं स्वयं बताऊंगा कि MEP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम
एक्सपोर्ट प्राइस, याद रखिएगा इसका पूरा नाम होता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य। क्या होता है? न्यूनतम निर्यात मूल्य, जिसके नीचे एक निर्यात को भारत की वस्तु निर्यात करने की अनुमति नहीं है, यानी इस निर्यात मूल्य के नीचे किसी को भी किसी भी वस्तु को निर्यात करने की अनुमति नहीं है। यानी मान लिया जाए कि मैं पेन का निर्यात करता हूँ, कलम का निर्यात करता हूँ दूसरे देश में, और हमारे भारत ने बोल दिया है कि एक पेन की कीमत आप न्यूनतम 5 रुपये लोगे, ठीक है, तो मुझे 5 रुपये से कम निर्यात नहीं करना है, ठीक है, इसके ऊपर ही मुझे निर्यात करना है। इसे कहते हैं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 112 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न क्रमांक 113। प्रश्न क्रमांक 113 भी हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, और प्रश्न क्रमांक 113 कहता है DTAA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डबल टैक्सेशन आर्टिकल एग्रीमेंट, बी वाला है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सी वाला डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और डी वाला है ड्यूअल टैक्स एग्रीमेंट। तो अब इसका जो हम सही उत्तर देखेंगे तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह सही उत्तर है बी वाला। कौन सा उत्तर है साथियों इसका? बी वाला इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 113 का सही उत्तर है बी वाला, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 114 बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 114, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न नंबर 114 क्या कहता है? किसी सरकार द्वारा किसी वस्तु के निर्यात को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित ड्यूटीज में से कौन सी ड्यूटी का उपयोग किया जाता है? ड्यूटीज का मतलब होता है यहाँ पर कर, ठीक है। प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि सरकार को किसी वस्तु के निर्यात के ऊपर नियंत्रण करना यानी लगाम लगाना है, तो वह कौन सी ड्यूटी का उपयोग करता है ताकि कमोडिटीज का इस्तेमाल स्थानीय बाजारों में विदेशी तुलना में ज़्यादा किया जा सके। यानी स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी वस्तु के निर्यात पर आप नियंत्रित कर दोगे तो वह जो वस्तु है ये भारत के बाज़ार में अधिक रूप में मिलने लग जाएगी, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट कम हो गया, वो भारत से बाहर जा ही नहीं रही है, तो भारत में उसकी आपूर्ति ज़्यादा होगी। तो अब वह कौन सा कर लगाया जाए ताकि आपके इसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके? ऑप्शन है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, डंपिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो मेरे साथियों अगर सरकार को किसी भी वस्तु के निर्यात पर नियंत्रण लगाना है तो उसको नियंत्रण लगाना पड़ेगा कस्टम ड्यूटीज़ के माध्यम से। किसके माध्यम से? कस्टम ड्यूटी। तो प्रश्न क्रमांक 114 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। चले मित्रों अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 115, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जनसंख्या घनत्व, कार्यरत पुरुष जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, कार्यरत पुरुष जनसंख्या। अब ऑप्शन क्या कह रहा है कि जनगणना टाउन को परिभाषित करने के लिए भारत में उपयुक्त पैरामीटर में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो मेरे साथियों जब जनगणना की जाती है तो इन तीनों का उपयोग होता नहीं होता, यानी जनसंख्या का उपयोग भी होता है, जनसंख्या घनत्व का उपयोग भी होता है, कार्यरत जनसंख्या का उपयोग भी होता है कि कितने लोग कार्यरत जनसंख्या के रूप में वर्तमान में हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि साथियों इन तीनों का उपयोग होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि जनसंख्या का हम उपयोग ही नहीं करेंगे, या फिर जनसंख्या घनत्व का उपयोग नहीं करेंगे, या फिर हम कार्यरत पुरुष जनसंख्या का उपयोग नहीं करेंगे। हमें तीनों का उपयोग करना होगा। तो आपकी जनगणना टाउन को परिभाषित करने के लिए हमें तीनों का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए 115 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, 1, 2 और 3। ठीक है मेरे मित्रों, अब अगले प्रश्न पर चले। प्रश्न क्रमांक 116 बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्रमांक 116 क्या कहता है कि आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया, वह कम मजदूरी पर कुछ काम करने पर सहमत हुआ, इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? ठीक है, यानी आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया, यानी वह पहले जहाँ जॉब करता था उस जॉब को उसने खो दिया, यानी वह वहाँ से निकाला गया।
अब वह व्यक्ति कम मजदूरी पर कुछ काम कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? मौसमी बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या स्वैच्छिक बेरोजगारी? ठीक है, तो मैं आपको एक एक बेरोजगारी समझाता हूं। देखो, पहली जो बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को मौसम के अनुसार काम मिलता है, ठीक है, और जब वह सीजन चला जाता है तो बेरोजगार हो जाता है। सामान्यतः ये गाँव में देखा जाता है, बड़ी मात्रा में गाँव में जो मजदूर होते हैं वह फसल कटने और बोने के समय उनको मजदूरी मिलती है, लेकिन उसके बाद उनको नहीं मिलती है, तो इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। फिर होता है चक्री बेरोजगारी। चक्री बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आपके आर्थिक मंदी के कारण या फिर आपके जो उतार चढ़ाव, जो व्यवसाय में जो उतार चढ़ाव होता है, इनकी वजह से जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे चक्री बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को तो करता है, ठीक है, लेकिन उसके उत्पादन में किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो उसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है व्यक्ति काम करते हुए तो दिख रहा है, व्यक्ति काम करते हुए तो दिख रहा है, किंतु उसके द्वारा उत्पादन उतने प्रतिशत में नहीं है जितने प्रतिशत में होना चाहिए, उसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छुपी हुई बेरोजगारी, कि वह दिखता तो काम करते हुए हैं किंतु है बेरोजगार, ठीक है। फिर है स्वैच्छिक बेरोजगारी, यानी व्यक्ति खुद से काम करना ही नहीं चाहता, वह होता है स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो मेरे साथियों, प्रश्न में हमसे ये कहा गया कि एक आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति पहले काम करता था क्योंकि वह काम को खो चुका है, अब वह कम मजदूरी दर में काम कर रहा है। तो मेरे साथियों जरा ध्यानपूर्वक सुनो कि जब आर्थिक मंदी से पहले जब व्यक्ति पहला जो काम कर रहा था उसको वो काम खो चुका और कम मजदूरी दर में, यानी पहले जो पैसे कमा रहा था वो ज़्यादा कमा रहा था, अब पैसे कमा रहा वो कम कमा रहा, लेकिन अभी भी वो काम करते हुए दिख रहा है, यानी वह बेरोजगार नहीं है। किंतु उत्पादन आप देखो, उत्पादन वो पहले ज़्यादा कर रहा था, पहले ज़्यादा पैसे कमा रहा था, अब पैसे कम कमा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका उत्तर क्या होगा? सी वाला, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 116 का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चले साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 117 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2004 में भारत के 150 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2004 में भारत में 150 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बाद में इस कार्यक्रम को निम्नलिखित कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया, यानी भविष्य में जाकर इसको कार्यक्रम को दूसरे कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया। तो किस में? ऑप्शन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में, मनरेगा में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि 14 नवंबर 2014 को 150 से अधिक जो पिछड़े जिले हैं उन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। उसके पश्चात इस पूरी योजना को, राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम योजना को मनरेगा के तहत शामिल कर दिया है, ठीक है। यानी पहले दो योजनाएं अलग अलग चल रही थी, मनरेगा और आपकी राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम योजना, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया और इसको मनरेगा के अधीन ला दिया है। तो अब प्रश्न क्रमांक 117 का सही उत्तर होगा बी वाला, मनरेगा, ठीक है मेरे साथियों। चले जाए प्रश्न क्रमांक 118। प्रश्न क्रमांक 118 पर चलने से पहले मेरे साथियों, हम आप सबके लिए प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं, वो भी एमसीक्यूज के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। यानी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास को जानोगे और आपके परीक्षा में जो प्राचीन भारत के इतिहास के जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी जानोगे और उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करोगे। तो उसके लिए हम एक मेगा सीरीज लेके आए हैं आप सबके सामने। तो इस मेगा सीरीज की क्लास का समय कितने बजे रखा जाए उसके लिए हम वोटिंग करवा रहे हैं और इसके तहत हमने एक पोस्ट बनाई है। आप सभी लोग शिक्षा ओशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर कम्युनिटी में जाइएगा और कम्युनिटी में उस पोस्ट को देखना। उस पोस्ट पर कुछ समय निर्धारित किए गए हैं, उन समय में से कौन सा समय आपको प्राचीन भारत के लिए चाहिए तो ज़रूर उस पर वोटिंग कीजिएगा और वोटिंग प्रतिशत के आधार पर ही हम कक्षा का समय निर्धारित करेंगे ताकि आप समय पर ऑनलाइन आकर क्लास ले सकें, ठीक है साथियों। तो भूलना नहीं है, वोटिंग करना है।
तो प्रश्न क्रमांक 118, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? यानी भारत का जो व्यापार होता है, आयात निर्यात, विदेशों के साथ जो आयात निर्यात का जो व्यापार होता है, यह व्यापार आपके 3 प्रकार से किया जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। बाय रोड यानी आपके सड़क मार्ग से, जमीन मार्ग, ठीक है। दूसरा बाय एयर यानी हवा के माध्यम से, और बाय सी, ठीक है, यानी समुद्र के माध्यम से। तो भारत का विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है? क्या बाय रोड होता है, बाय एयर होता है, या बाय सी होता है? किस आधार पर सबसे ज्यादा आपका व्यापार होता है? और समुद्री व्यापार, यहां पर हमने समुद्री व्यापार पूछा है, कितना सबसे ज्यादा समुद्री व्यापार होता है? तो 75% सबसे ज्यादा समुद्री व्यापार होता है, या 80%, 90% या 95%? तो मेरे साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि विश्व में सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है, और भारत का व्यापार भी सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग से होता है। कितना प्रतिशत? 95%, क्योंकि यह लागत कार्य को कम कर देता है। बाकी बाय एयर और बाकी जो बाय जो रोड है, ये जो लागत होती है उसको बढ़ा देते हैं। उस लागत को कम करने के लिए आपके 95% व्यापार समुद्र के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 118 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला 95। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलें। चलो अगले प्रश्न क्रमांक 119, बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है कितने राज्यों में वर्तमान में चल रही है, जिसमें बागानी जो फसलें हैं उन बागानी फसलों को बढ़ावा दिया जाता है? ऑप्शन है 15, 17, 18 या 20। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, वर्तमान में 18 राज्यों में यह बागवानी मिशन योजना चल रही है। ठीक है, जिसमें आपके अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में नहीं चल रही है, और 7 जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं और सिक्किम है उसमें भी नहीं चल रही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी नहीं चल रही है। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 120, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर किसकी स्थापना की गई? तो NEFT, नाबार्ड, सिडबी या CBDT, किसकी स्थापना की गई थी? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, शिवरामन समिति की सिफारिश पर भारत में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, यानी 120 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। और मैंने आपको पहले पूछा था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपसे पूछा था। तो मेरे साथियों नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 है, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग इस वीडियो की मतलब कि इस कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 121। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या 25 है, तो हम 121वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अब 121वां क्वेश्चन है, TDSAT निम्नलिखित में से क्या है? TDSAT निम्नलिखित में से क्या है? क्या यह एक उपग्रह है, क्या यह एक ट्रिब्यूनल है, क्या एक टेलीकॉम कंपनी है, या एक समाज है? तो मेरे साथियों TDSAT का पूरा नाम है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एप्लीकेट ट्रिब्यूनल। TDSAT का पूरा नाम मैं फिर से बोलता हूँ। T का मतलब है टेलीकॉम, D का मतलब है डिस्प्यूट, A का मतलब है S का मतलब है सेटलमेंट, A का मतलब है एप्लीमेंट, और T का मतलब है ट्रिब्यूनल। देखो T का मतलब क्या है यहाँ पर? ट्रिब्यूनल, और ऑप्शन में भी हमारे यहाँ पर क्या है? ट्रिब्यूनल। तो आपका TDSAT एक प्रकार का ट्रिब्यूनल है, ठीक है, एक प्रकार की संस्था है जो आपके टेलीकॉम से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उन विवादों का सेटलमेंट करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम है TDSAT। तो ये उपग्रह नहीं है, टेलीकॉम कंपनी भी नहीं है, और एक समाज भी नहीं है। तो 121 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला ट्रिब्यूनल। ठीक है साथियों, अब अगले प्रश्न पर चले। प्रश्न क्रमांक 122, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिंगानुपात की सही परिभाषा क्या है? लिंगानुपात की सही परिभाषा क्या है?
ऑप्शन है प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर विवाहित महिलाओं की संख्या, या प्रति 1000 महिलाओं पर विवाहित पुरुषों की संख्या। मेरे साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न की उत्तर की तमन्ना मैं आप लोगों से ही करता हूं। तो ज़रा बताइएगा कि 120 का सही उत्तर क्या है, और आप सबके सामने मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड के भीतर 122 का उत्तर आप सभी लोग, जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो मेरे साथियों, लिंगानुपात का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। ठीक है मेरे साथियों, प्रश्न क्रमांक 123 बहुत अच्छा प्रश्न है। यथा मूल्य कर किस पर लगाया जाता है? यथा मूल्य कर किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन है वस्तु के मूल्य पर, जोड़ी गई कीमत पर, विज्ञापन के खर्च पर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यथा मूल्य एक प्रकार का कर है जो कि लगाया जाता है वस्तु के मूल्य पर। किसके ऊपर? वस्तु के मूल्य पर यथा मूल्य कर लगाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 123 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न क्रमांक 124। प्रश्न क्रमांक 124 की चर्चा करने से पहले मेरे साथियों, जिन विद्यार्थियों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे साथियों, हम बहुत जल्द आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका समय हमने आप लोगों से हमारे कम्युनिटी में एक पोस्ट बनाकर पूछा है। इसके अलावा प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास भी हम शुरू करने वाले हैं, तो उसका समय भी हमने एक कम्युनिटी में पोस्ट बनाकर पूछा है। तो ज़रा आप सभी लोग वोट देकर दोनों कक्षाओं का समय हमें बताइएगा, ताकि हम जल्द से जल्द क्लास को शुरू कर सकें। ठीक है साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 124 पर। प्रश्न क्रमांक 124, प्रवेश कर निम्नलिखित में से किसमें लगता है? प्रवेश कर निम्नलिखित में से किसमें लगता है? तो ऑप्शन है वारिस द्वारा प्राप्त उपहार और बकाया पर, नई संपत्ति पर, किराए की संपत्ति पर, या खरीदी गई जमीन पर। तो साथियों एक बात बता देता हूं कि प्रवेश कर एक प्रकार का कर होता है जो कि वारिस द्वारा प्राप्त जितने भी उपहार होते हैं, जितने भी गिफ्ट्स होते हैं और जितने भी बकाया होते हैं, उन सब पर लगाया जाता है। यानी प्रश्न क्रमांक 124 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक है साथियों, चले जी अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट प्रश्न की तरफ, आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 125। प्रश्न क्रमांक 125 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन कहता है कि भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मेरे साथियों मैं आपको बता देता हूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भारत में होता है, यानी ए वाला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। मेरे साथियों ये भी याद रखिएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोग, दाल का सबसे बड़ा उपभोग भारत है, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके आस पड़ोस में सबसे ज़्यादा भोजन के रूप में दाल खाई जाती है। रोज़ किसी न किसी घर में किसी न किसी प्रकार की दाल बनती ही है। ठीक है। और जब भी शादी समारोह या कोई सा भी मांगलिक कार्य का समारोह होता है, जब भोजन बनाया जाता है, तब उसमें हमारे मेन्यू में, भोजन के मेन्यू में दाल होती ही है, चाहे वह किसी की भी प्रकार की हो। तो उपभोग के आधार पर भारत सबसे बड़ा है। फिर भारत दाल का सबसे बड़ा आयातक है, ये बात भी बिल्कुल सही है साथियों कि भारत दाल का सबसे बड़ा आयातक भी है। तो इस आधार पर तीनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 125 का सही उत्तर होगा डी वाला। ठीक है मेरे साथियों, चले जी। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के मेगा सीरीज़ की क्लास के तहत 4 क्लासेस के बाद 5वीं क्लास को भी पढ़ लिया है, और इस 5वीं क्लास में आपने 25 और प्रश्नों को पढ़ा है। तो मेरे साथियों, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पसंद है तो लाइक तो ज़रूर करो, और अगर
आपको शेयर करना तो बिल्कुल शेयर करो, किसी को झिझकने की आवश्यकता नहीं है, आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना ही है। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे नए साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, जिन्होंने अभी तक भी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार साथियों, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो। बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे, तो आपको बेल आइकन को प्रेस भी करना है। ठीक है साथियों, तो मेरे साथियों, आप कम्युनिटी में जाकर हमारे दोनों क्लास को पोस्ट कीजिएगा, आप वोट कीजिएगा कि कितनी बजे हम क्लासेस रखें। ठीक है मित्रों, हमारे ब्लॉग पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। इस क्लास का PDF आपको हमारे ब्लॉग पर मिलेगा और ब्लॉग की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।